हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव। लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन जिसमें हम जनवरी 2024 के सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी का एग्जाम हो, सीडीएस, सीपीएफ, एफकेट, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर्स बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। मैं हर महीने के करंट अफेयर्स आपको कराता हूं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से लेक्चर शुरू करते हैं और इस लेक्चर का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो लेक्चर को आराम से बैठ के एंजॉय कीजिए। पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं पूरा अच्छे से आपको एक एक करंट अफेयर समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर से। एमसीक्यू फॉर्मेट में लेके चलेंगे और चीजों को एक एक करके कवर करेंगे। इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। किसकी गवर्नमेंट का? गुजरात गवर्नमेंट का। और अंदाजा है ये है कि दिवाली तक इसको शुरू कर दिया जाएगा। टूरिज्म के नए नए तरीके को एक्सप्लोर किया जा रहा है। जैसे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए भी हुआ था ना अभी पीछे, तो वैसे ही पनडुब्बी के अंदर टूरिज्म करवाया जाएगा। कौन से एरिया में? तो गुजरात तो आपके सामने आंसर है ही। गुजरात के अंदर बेट द्वारका, द्वारका के पास एक आइलैंड है बेट द्वारका, जिसकी अपनी माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। आप जानते हैं माइथोलॉजिकली कितना इंपॉर्टेंट है द्वारका। तो यहां पे लोगों का एक वो भाव भी जुड़ेगा कि हमें इस जगह को इस तरीके से एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो नया तरीका है पर्यटन का, और ये सबमरीन, इस तरीके की सबमरीन होगी जो पानी के नीचे जाएगी, वहां की मैरीन लाइफ को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो ये बेहतरीन सा प्रोजेक्ट है गुजरात गवर्नमेंट का। गुजरात गवर्नमेंट ने इसको मेजागांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। मेजागांव डॉक लिमिटेड। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। गुजरात की मैं बात करूं तो साथ साथ हम स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज करते चलेंगे। हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो गुजरात की कैपिटल सबको पता है गांधीनगर है। कई बार इतने सिंपल सवाल भी पेपर में बन जाते हैं। गांधीनगर। अभी के सीएम कौन है वहां पे? तो भूपेंद्र भाई पटेल। यहां लिख रहा हूं मैं आपके लिए, भूपेंद्र भाई पटेल। क्लियर है? और गवर्नर, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि अभी इस स्टेट के गवर्नर कौन है। तो यहां के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which city of UP did Defense Minister Rajnath Singh inaugurate the first सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? अब सैनिक स्कूल जो है अपने आप में वहां पे एजुकेशन बढ़िया मानी जाती है, और ये पहला इंडिया का ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल बनाया गया। ठीक है, इसमें बच्चों को प्रेरणा दी जाती है कि वे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें। तो ये जो स्कूल की कैपेसिटी है ये 870 स्टूडेंट्स की है। और ये कहां पे शुरू किया है? एक्चुअल में गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है कि 100+ सैनिक स्कूल इस साल ओपन करने हैं। और ये फुल ऑल गर्ल सैनिक स्कूल कहां पे है? तो ये मथुरा के वृंदावन में, वृंदावन यूपी के अंदर, वहां पे इनॉग्रेट किया गया है। किसने किया है ये सवाल बन जाए तो क्वेश्चन में लिखा है राजनाथ सिंह ने। यूपी के अंदर किसकी सरकार है? तो सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी की, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। और वहां पे जो गवर्नर है यूपी के, गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल। क्लियर है? ये आपसे पूछ सकते हैं कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है इस स्कूल की, और यूपी की राजधानी है लखनऊ। चलिए, तो सिंपल सा ये था क्वेश्चन। चलते हैं आगे, जरूर यहां से सवाल बन सकता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपके लिए लेके आया हूं, नहीं तो जनवरी के तो बहुत सारे करंट अफेयर्स हो जाएंगे। यहां से जरूर क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहेंगे। हाँ जी, तो चाइना एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर के आया। ये शिप देख रहे हैं आप? अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये शिप का क्या काम है, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इस क्वेश्चन में जानेंगे। What is the name of China's cutting edge ocean drilling vessel designed to penetrate the Earth's crust
एंड रीच द मैंटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का क्या नाम है जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की पपड़ी में घुसने और मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है? देखिए, अभी तक कोई भी अगर ह्यूमन प्रोजेक्ट इतना बड़ा चला है कि सबको एक क्यूरोसिटी रही है शुरू से कि नीचे जाके देखा जाए, कई थ्योरीज भी है कि हॉलो अर्थ का कंसेप्ट है, कुछ है, तो ड्रिल करके देखा गया है। अभी तक 12 किलोमीटर अर्थ के नीचे तक जाया गया है। पर ये जो प्रोजेक्ट है चाइना का, इसका क्या मकसद है? देखिए, मैं अगर आपको अर्थ की आपको मैं बताऊं तो जिस पे हम रहते हैं ये हो गई क्रस्ट, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूं, ये क्रस्ट हो गई, उसके बाद में आ गई मेंटल, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगी इनर, आउटर और इनर कोर, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं क्रस्ट, जो पहली लेयर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। उसके बाद में जो आ गई वो आ गई मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल, और जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है कोर। अब क्या चीज है ना कि अर्थ को डिग किया गया है आज तक मात्र 12 किलोमीटर तक, पर ये जो प्रोजेक्ट है चाइना का, इसका मकसद ये रहेगा, ये जो वेसल है पूरा का पूरा 33,000 टन भारी शिप है ये, और क्या करेंगे, ये क्रस्ट को क्रैक करके नीचे ड्रिल करके 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 पूरी क्रस्ट को तोड़ के नीचे मोहोविक डिस्कंटिन्यूटी तक जाएंगे। अब ये मोहोविक डिस्कंटिन्यूटी क्या है, पहले ये समझ लीजिए, जो अर्थ की क्रस्ट है उसकी जो एवरेज जो डेप्थ है, जैसे कि कहीं पे तो 40 किलोमीटर होगी, कहीं पे 50 होगी, कहीं पे मात्र 20 होगी, तो एवरेज अगर मैं बताऊं तो वो है 30 से 40 किलोमीटर, समझ गए। और जहां पे लोअर, मैं यहां ऐसे आपको दिखा देता हूं, आई होप आपको समझ में आएगा। जो लोअर क्रस्ट है, मान लीजिए ये वाला हिस्सा, और ये जो अपर मेंटल का हिस्सा है ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से को आप समझ लीजिए रफली, इसको बोलते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। और मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस शिप का, इस वेसल का यही मकसद है कि इसको ड्रिल करके इतनी गहराई तक ले जाया जाएगा, समझ गए। तो अगर टेक्निकली भी इस क्वेश्चन को और थोड़ा खोलेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या है। अब बात आती है इस प्रोजेक्ट का, इस वेसल का क्या नाम है। तो चाइना में इसका नाम है मेंगजियांग। क्या नाम है? मेंगजियांग। और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, ये क्योंकि चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका लिटरल मीनिंग भी होता है ड्रीम, ठीक है, क्लियर है। और चाइना की अगर मैं बात करूं तो एक दो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूं, वैसे तो सबको पता ही है पर साथ साथ हम चीजें रिवाइज करेंगे। चाइना की कैपिटल सबको पता है, बीजिंग, बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, बीजिंग। अगर मैं बात करूं चाइना की, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, चाइना की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो चाइना की पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। ये स्टैटिक का पार्ट हो गया आपका, यहां से सवाल बन जाता है। अभी वहां के प्रेसिडेंट कौन है? ज़ाई जिनपिंग, ज़ाई जिनपिंग, ठीक है। और अगर चाइना की करेंसी पूछ ले तो करेंसी है रेनमिनबी, रेनमिनबी। आई होप ये क्लियर होगा, नहीं तो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। अपनी नोटबुक में चाहो तो नोट कर लीजिए, वैसे इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको जरूर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Who has been appointed as the chairman of the 16th Finance Commission by the central government? केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, जो फाइनेंस कमीशन है हमारी, फाइनेंस कमीशन सेंटर लेवल पे जो होती है, उसका अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल क्या होगा? 280। अब फाइनेंस कमीशन का काम होता है, सिंपल भाषा में बताऊं तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में उनके रेवेन्यू को बांटना, कि टैक्सेस को किस तरीके से बांटा जाएगा, कौन सा टैक्स सेंटर कलेक्ट करेगा, कौन सा स्टेट करेगा, ठीक है। तो एक तरीके का रिसोर्स एलोकेशन का काम करता है फाइनेंस कमीशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आर्टिकल 280 में हमको देखने को मिलेगी। फाइनेंस कमीशन का टर्म होता है कुल 5 साल का। कितने साल का? 5 इयर्स का इसका टर्म होता है। और अभी क्या हुआ है, अभी 16th फाइनेंस कमीशन आया, तो 16th फाइनेंस कमीशन यानी जो 5 ईयर का टर्म का 16th फाइनेंस कमीशन जो आया है, और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके नए चेयरमैन है अरविंद पनागरिया। यहां लिखा है, अगर
प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो तो माफ कीजिएगा, पर लिखा यही है, अरविंद पनागरिया। तो ये आपको याद रखना है नाम, ये है अरविंद जी, और इनको नया चेयरमैन बनाया गया है। कई बार स्टैटिक पोर्शन से सवाल बनता है कि पहले फाइनेंस कमीशन जो 1950 में अपॉइंट की गई थी, अच्छा फाइनेंस कमिश्नर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट करता है, ये ध्यान रखना। और पहला फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, तो उसके चेयरमैन आपसे पूछ सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं केसी नियोगी, और अभी प्रेजेंट में है 16th फाइनेंस कमीशन, और इससे पहले 15 थी। 15th के कौन थे? 15th के थे एनके सिंह, एनके सिंह। अब आपको इस क्वेश्चन से 360 डिग्री नॉलेज मिल गई, कोई भी सवाल आ जाए बता पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाता है? तो डेजर्ट साइक्लोन किस किस के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है देख लीजिए। मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन एक बनना ही बनना है आपके पेपर में, जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैं जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट साइक्लोन कहां पे आयोजित करी गई, ये ध्यान रखना, थार डेजर्ट में। डेजर्ट है तो थार डेजर्ट, ऐसे याद कर सकते हो, राजस्थान के अंदर। क्लियर है? अब मेन मुद्दा आता है किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ है, तो इंडिया प्लस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इंडिया और यूएई की। और यूएई की अगर मैं बात करूं तो यूएई की कैपिटल क्या है, तो अबू धाबी। अबू धाबी जो है यूएई की कैपिटल है। यूएई के अभी करंट प्रेसिडेंट या किंग कौन है, तो उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन हुआ। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नोमैडिक एलिफेंट ये आपने बतानी है किन दो कंट्रीज के बीच में होती है। यहां मैं लिख देता हूं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है तो मैंने कहा एक बार पूछ लिया जाए। नोमैडिक एलिफेंट, जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स टेन्योर एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो देखिए, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन एक ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जो हर साल मीटिंग करता है, और इसका मकसद होता है ग्लोबल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज हो सकता है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और ग्लोबल इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो सांख्यिकी की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए यह कमीशन बनाई जाती है। पहली बार इसको कब बनाया गया था, मतलब पहली बार 1947 में। इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर कंट्रीज इसकी कुल होती हैं 24। ठीक है 24 मेंबर कंट्रीज होती हैं यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की। अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे कि कितने साल के लिए मेंबर्स होते हैं। तो इनमें से एक मेंबर इंडिया भी है इस बार। इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, और इनका जो टेन्योर होता है 24 मेंबर का, ये होता है 4 वर्ष का। कितने वर्ष का? 4 इयर्स। क्लियर है? तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 इयर्स। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये इन मेंबर्स को इलेक्ट करता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। तो इंडिया का अच्छा खासा रोल है ग्लोबल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2 बार इंडियन चेयरमैन भी रह चुके हैं। कौन कौन? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी महालनोबिस, ठीक है, और वी.आर. राव, ये नाम भी आप याद रख सकते हो, स्टैटिक का पोर्शन हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, तो ये तो आई होप समझ में आई गया होगा यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। अगर मैं सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की बात करूं तो यहां आ जाओ, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। अभी करंट में कितने मेंबर्स हैं यूएन के अंदर? 193 मेंबर कंट्रीज हैं।
ठीक है। और अभी करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुतरस, एंटोनियो गुतरस। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है, आराम आराम से चलेंगे चीजें। करंट अफेयर का मेन मकसद है कि आपको वो समझ भी आना चाहिए, इसलिए मैं इसको आराम आराम से लेके चल रहा हूं चीजें, ताकि क्लियर होती चली जाए। Which country has recently filed a case against Israel sorry at the International Court of Justice accusing it of genocide? हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? तो देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूनाइटेड नेशंस के कुल 6 ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक ये भी है। ये एक तरीके का दुनिया का वर्ल्ड कोर्ट है। जितने भी नेशंस हैं 193 नेशंस, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पे मुकदमा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मैं बात करूँ ICJ की, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ लेते हैं, हेग के अंदर है। कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड्स। द हेग, नीदरलैंड्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। पहले स्टैटिक वाले पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है जोआन डोनोगोए, जोआन डोनोगोए, ये स्पेलिंग होती है इसकी। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसने मुकदमा दायर किया है नरसंहार का, किस पे आरोप लगाते हुए? इजराइल पे। तो जैसा कि आपको पता है, इजराइल और पैलेस्टीन में शुरू से युद्ध चल रहा है, और अब हमास के ग्रुप के ऊपर लड़ाई, गाजा के ऊपर, गाजा स्ट्रिप के ऊपर बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं। इजराइल और गाजा में अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। तो इजराइल जो इनजस्टिस कर रहा है गाजा के लोगों के साथ, ऐसा कहना है साउथ अफ्रीका का। इन्होंने केस डाला है ICJ में कि भैया ये नरसंहार हो रहा है, इस पे कोई ना कोई ग्लोबल लेवल पे स्टेप लेना चाहिए। और मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका को अगर आप ट्रैक करें नेल्सन मंडेला के टाइम से, तो तब से साउथ अफ्रीका पैलेस्टीन के साथ सिंपथाइज करता है। तो इसलिए अपने स्टैंड पे शुरू से पैलेस्टीनियन की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been recently appointed as the new chief of material of the Indian Navy? हाल ही में भारतीय नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शंस थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे फिर आंसर को पकड़ते हैं क्या है। सबसे पहले समझते हैं चीफ ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो देखिए, चीफ ऑफ मटेरियल होता है हेड ऑफ मटेरियल ब्रांच। मटेरियल ब्रांच नेवी में किसको देखती है? बेसिकली बताऊँ तो लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो होता है ना, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स प्लस मेंटेनेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गई है, जो भी इसका हेड बनेगा काफी पावरफुल रहेगा। तो ये है वाइस एडमिरल रैंक के हैं, वाइस एडमिरल किरण देशमुख, इनको अपॉइंट किया गया है। वाइस एडमिरल किरण देशमुख, इनको चीफ ऑफ मटेरियल बनाया गया है इंडियन नेवी में। क्लियर है। अब थोड़े से पॉइंट्स ले लेते हैं इंडियन नेवी के। तो अगर मैं बात करूं इंडियन नेवी की, तो सबसे पहले तो नेवी डे कब बनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नेवी का, इंडियन नेवी का मोटो क्या है? तो ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, शाम नो वरुणा। क्लियर, शाम नो वरुणा, ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया। दूसरा, अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो वो है एडमिरल आर हरि कुमार। कहां लिखे? यहां लिख देते हैं, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार। और अब यहां से एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो हैं, अभी नए डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी अपॉइंट करे गए हैं। तो एक तो हो गए नए चीफ ऑफ मटेरियल और एक हो गए नए डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, नए डेप्यूटी चीफ कौन है इंडियन नेवल स्टाफ के? तो आपका जवाब होगा दिनेश के त्रिपाठी, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। तो उसको और इस क्वेश्चन को साथ में हमने समझ लिया। दिनेश के त्रिपाठी, ये आपके सामने है, ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है सवाल। चलिए, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? हर साल जनवरी का महीने में आता है, क्योंकि जनवरी के करंट अफेयर्स है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो आपको जनवरी में ही मिलेगा।
प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस के थे लुई ब्रेल, विजुअली इंपेयर्ड थे, दिखता नहीं था। एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जो कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों को एनेबल करे कुछ भी पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। तो इस तरह की लैंग्वेज है जिसे कि ब्रेल लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए लुई ब्रेल का बर्थडे आता है 4 जनवरी को, तो इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे, 4 जनवरी। क्लियर है? और इस बार का थीम अगर आपसे पूछ ले तो थीम है एम्पावरिंग थ्रू, हर साल थीम पूछा जाता है आपसे, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, इसे नोट डाउन कर सकते हो आप। तो इस बार का थीम हो गया कब का? 2024 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कडियाल साड़ीज बिलोंग टू विच स्टेट विच रिसेंटली गॉट जीआई टैग? कडियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? जीआई टैग बोले तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और आपने देखा होगा हर बार आपसे जीआई टैग कोई ना कोई अनाउंस होता है तो सवाल बनता है। इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स अभी अनाउंस हुए हैं मैं आपको बता देता हूं। जीआई टैग जिनको नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो किसी स्पेसिफिक एरिया का कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई हैंडीक्राफ्ट हो गई, कोई पेंटिंग हो गई, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, ऐसी चीज जो उसी स्पेसिफिक एरिया में मिलती है, उसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, तो उस कैटेगरी में डाला जाता है जीआई टैग को। ठीक है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये स्पेशल प्रोडक्ट कौन सी स्टेट से किसको दिया जाएगा। तो उसी तरह से कडियाल साड़ीज जो है इसको जीआई टैग मिला है, और ये कहां से बिलोंग करती है? तो वेस्ट बंगाल का, ये देखिए ये है वो साड़ी, हैंड वूवन साड़ी होती है ये वाली जो है, जीआई टैग इनको मिला है। और वेस्ट बंगाल की हुगली जो डिस्ट्रिक्ट है, हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये साड़ी काफी फेमस है। मैंने बताया ना, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही मिलती है और वही लोग इनको बेटर बना सकते हैं। बहुत आसान नहीं होता इसको कॉपी करना, तो इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। चलिए, ये एक वन लाइनर सा सवाल है। कौन ऑथर है वाई भारत मैटर्स के? नई किताब आई है, हाल ही में रिलीज हुई नई पुस्तक, वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मिस्टर एस जयशंकर। तो ये नाम तो वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज में चलता रहता है, काफी लोग इनको पसंद करते हैं। एस जयशंकर, इनकी किताब याद रखना, वाई भारत मैटर्स। बहुत हाई चांसेस हैं यहां से बुक्स एंड ऑथर्स में से क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के जो एग्जाम में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन से जो बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कई बार कि स्पोर्ट्स पर्सन ने कौन सी किताब लिखी है, या फिर फ्रीडम फाइटर्स ने कौन सी किताब लिखी है। तो इस तरह के लेक्चर्स भी आपको हमारे इधर चैनल पे जरूर मिलते रहेंगे। अभी मैंने डाला था बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड स्पोर्ट्स पर्सन वाला, वो आप देख सकते हो जाके। क्लियर है? चलिए, और इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर शॉर्ट्स अपलोड होती हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है या फिर रेगुलरली अपनी जीके को ही एनहांस करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which 3 items from अरुणाचल प्रदेश recently received the geographical indication tag? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किन 3 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जैसा कि मैंने बताया जीआई टैग अनाउंस हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की 3 इंपॉर्टेंट चीजें जिनको जीआई टैग मिला है तो मैं आपको बता दूं, एक तो है आदि केकिर जिंजर, यानी कि एक स्पेशल टाइप की अदरक है जिसको बोलते हैं आदि केकिर। ठीक है? और ये सही बताऊं तो सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक, ये वहीं पे फेमस है, वहीं मिलती है, अपने टेस्ट और अपने साइज के लिए काफी फेमस है आदि केकिर। दूसरी चीज है, अरुणाचल प्रदेश में कई सारे तिब्बतन रिफ्यूजीज हैं बहुत सालों से। ठीक है? तो उनकी बनाई हुई कारपेट्स बड़ी फेमस है वहां पे, तो उसको भी जीआई टैग मिला है। जो हैंडमेड कारपेट है, तिब्बतन कारपेट्स हैं, इनको भी जीआई टैग मिला है। साथ ही वहां पे कम्युनिटी है वेंचो कम्युनिटी, वेंचो। तो वेंचो कम्युनिटी की बनाई हुई जो क्राफ्ट है, ये वुडन क्राफ्ट जो है, उन्हें भी जीआई टैग मिला है। तो ये 3 चीजें के साथ आंसर सी वुड बी द राइट ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं आपसे
तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता है ईटानगर। ईटानगर। सीएम कौन है? तो वहां पे पेमा खंडू की सरकार है, पेमा खंडू। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और केटी परनायक वहां के गवर्नर हैं। कौन है गवर्नर? के टी परनायक। तो ये स्टैटिक का पोर्शन हो गया, यहां से भी सवाल बन जाता है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who won the Best Director Motion Picture Award at the Golden Globe Award? गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? जैसे एकेडमी अवार्ड्स होते हैं, सबसे बड़े ऑस्कर्स होते हैं, उसके बाद ही नंबर होता है गोल्डन ग्लोब का। तो बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं सिनेमा के अंदर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं। इस बार कैलिफोर्निया के अंदर हुए, कैलिफोर्निया में हुए। और इसकी जो शुरुआत हुई थी इन अवार्ड्स की, अगर मैं आपको बताऊं तो 1944 से दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं और यहां से सवाल बनने के चांसेस हाई होते हैं जब भी अवार्ड्स अनाउंस होते हैं। तो अब ये आपके सामने है, कौन है? बहुत ही फेमस डायरेक्टर, जीनियस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने इंटरस्टेलर बनाई, जिन्होंने टेनेट बनाई, जिन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन मूवी बनाई। इनकी एक और बढ़िया मूवी अभी हाल ही में आपको देखने को मिली, ओपनहाइमर, एटॉमिक बॉम्ब की जो स्टोरी थी। तो ओपनहाइमर को कई सारे अवार्ड मिले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है गोल्डन ग्लोब के, वो मैंने आपके लिए यहां लिख दिए हैं, एक बार देख लेते हैं। 4 अवार्ड इसमें तो ओपनहाइमर को ही मिले हैं। जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को, ठीक है। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, जो इसके लीडिंग एक्टर थे, सिलियन मर्फी ओपनहाइमर के, ठीक है। उसके बाद में बेस्ट डायरेक्टर, अभी मैंने आपको बताया, वही पूछा सवाल में, कौन थे? क्रिस्टोफर नोलन। तो बी आंसर हो जाएगा, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन फॉर ओपनहाइमर। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिस्टर आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ओपनहाइमर में थे ये सपोर्टिंग कास्ट के अंदर। इसके अलावा ओपनहाइमर के बेस्ट एक्टर हो गए, सपोर्टिंग एक्टर हो गए, डायरेक्टर हो गए, बेस्ट फिल्म हो गई। बेस्ट एक्ट्रेस वो ओपनहाइमर की नहीं है, वो नाम अलग है, तो ये भी आप याद रखेंगे। लिली ग्लैडस्टोन, लिली ग्लैडस्टोन, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ये इनकी मूवी का नाम है। तो इनको मिला बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट टीवी सीरीज पूछ ले तो सक्सेशन, ये भी पूछा जा सकता है। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी के अंदर पुअर थिंग्स को मिला है। क्लियर है? चलिए ये आप रिवाइज कर लेंगे, पीडीएफ मिलेगा, देख लेना, नहीं तो अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMR एज मेंशन्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विद म्यांमार? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। म्यांमार के साथ भारत की सीमा के संबंध में समाचारों में उल्लेखित FMR का पूर्ण रूप क्या है? तो FMR समझने से पहले जान लेते हैं है क्या। देखिए सिंपल सा बताओ तो FMR बोला जाता है फ्री मूवमेंट रिजीम को। अब ये है क्या? सॉरी, इससे रिलेटेड शॉर्ट्स भी मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे अपलोड करी थी। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया और म्यांमार की जो बाउंड्री है, अगर मैं इसको आपको डिटेल में बताऊं तो 1826 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी थी कि सेम एथनिसिटी के लोग, सेम कल्चर के लोग आपस में डिवाइड हो गए थे। शुरू से ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलते थे। कई घर तो ऐसे देखे गए मणिपुर में और ये आपके नागालैंड में कि जो ये बाउंड्री है, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया, तो ये बाउंड्री है ये कई घरों के बीच में से निकल के जाती है। तो लोग इस कदर डिवाइड हो गए थे। तो इन चीजों को देखते हुए सरकार ने टाइम टू टाइम फ्री मूवमेंट रिजीम को रिवाइज करा। अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम के अंदर सिंपली भाषा में बताऊं तो क्या था कि म्यांमार के लोग 16 किलोमीटर भारत के अंदर और भारत के लोग 16 किलोमीटर म्यांमार के अंदर फ्रीली आ जा सकते थे, कोई भी वीजा वगैरह की जरूरत नहीं थी उनको, ठीक है। पर यह सब होने की वजह से अभी हाल ही में देखा गया कि ड्रग बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, जो गोल्ड स्मगलिंग है उसको बढ़ावा मिल रहा है, गन बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है। तो इन सब चीजों को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलीगल इमिग्रेशन की, क्योंकि ये सारा जंगल इलाका है। देखिए 4 स्टेट्स लगती हैं म्यांमार के साथ, कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब ये जंगल का इलाका है, लोग पार कर जाते हैं, 16 किलोमीटर अंदर आ गए, फिर उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जंगल जंगल से लोग इधर उधर निकल जाते हैं,
समझ रहे हो? तो इस चीज को रोकने का फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, तो उसी से रिलेटेड पूछ रहा है भाई ये FMR का मतलब क्या है? तो FMR का मतलब है फ्री मूवमेंट रिजिम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स इंक्लूडिंग मोहम्मद शमी वर अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड? मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए अर्जुना अवार्ड जो है इंडिया के सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, सेकंड हाईएस्ट। सबसे पहले सबसे सर्वोच्च सबसे ऊपर अर्जुना अवार्ड ही होते थे, फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आए 1992 में, जिसे आज बोला जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं हाल ही में, और ये प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू उन्होंने दिए हैं अवार्ड्स। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो जो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जिसके हैं मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो वहां से ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस बार 2 बैडमिंटन प्लेयर्स को दिया गया है। ये सबसे सर्वोच्च सबसे ऊपर स्पोर्टिंग ऑनर होता है। तो इसमें क्या नाम है इनका? एक तो है सात्विक साई और दूसरे हैं चिराग शेट्टी। एक है सात्विक साई रनकी रेड्डी, ठीक है, और एक है चिराग शेट्टी। ये दोनों पार्टनर्स भी हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। इनको मिला है खेल रत्न अवार्ड, बैडमिंटन प्लेयर्स खेल रत्न अवार्ड। अब बात आती है सीधा अर्जुना अवार्ड की। तो अर्जुना अवार्ड इस बार ये काफी फेमस रहे। मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप के हीरो, सबसे ज्यादा विकेट टेकर मोहम्मद शामी, तो इनको मिला है अर्जुना अवार्ड। साथ ही 26 और लोगों को मिला है, मतलब इनको इंक्लूड करके टोटल 26 लोग हैं जिनको अर्जुना अवार्ड अनाउंस किया गया है। तो उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट नाम हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। यूं तो सारे के सारे प्लेयर्स ही इतने इंपॉर्टेंट हैं, पर जिसके चांसेस ज्यादा हैं एग्जाम में पूछे जाने के, वो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए लगा दिए हैं। यूं भी पूछा जा सकता है जैसे पारुल चौधरी, ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो करंट अफेयर्स तो नहीं है ये स्टैटिक का अवार्ड, पर क्योंकि इनको अभी हाल ही में अर्जुना अवार्ड दिया गया है तो इस तरीके से सवाल बन सकता है। तो मोहम्मद शामी ध्यान रखेंगे, एक तो क्रिकेट में मिला, पवन शेरावत कबड्डी, मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स, पारुल चौधरी को एथलेटिक्स, ओजस प्रवीण देवताले को आर्चरी में, आयिका मुखर्जी को टेबल टेनिस में, दीक्षा डागर को गोल्फ में, ईशा सिंह को शूटिंग में, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को शूटिंग में, और शीतल देवी जी को पैरा आर्चरी के अंदर। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ये थी स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जहां से सवाल बन सकता है। चलिए, Elizabeth Bourne was the Prime Minister of which country who has recently resigned? एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो भाई ये फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर थी। 62 इयर्स इनकी उम्र है, मतलब इन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। तो एक वैक्यूम बन गया था, अब नए प्राइम मिनिस्टर भी आ गए हैं फ्रांस के। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है फ्रांस की कैपिटल है पेरिस की प्राइम मिनिस्टर थी ये एलिजाबेथ बॉर्न। वहां पे सबसे ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट, जिनको इस बार रिपब्लिक डे में हमने एज चीफ गेस्ट भी बुलाया। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो ये तो हो गए प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी हम आगे जानेंगे। गैब्रियल अटल उनका नाम है, जो नए आए हैं। ये वो हैं जिन्होंने की रेजिग्नेशन दिया है एलिजाबेथ बॉर्न ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले तो जान लीजिए किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन को याद किया जाता है, मतलब इस दिन को हम क्या करते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, यानी वो लोग इंडियंस जो बाहर रहते हैं और हमारी इकोनॉमी में हमारे देश में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे आप NRI डे भी कहते हैं। इस दिन को ही क्यों चुना गया? पहली बात तो ये दिन कौन सा है? तो ये है 9 जनवरी। 9 जनवरी ही क्यों? तो यहां मैंने देखिए लगाए हुए महात्मा गांधी जी। इस दिन महात्मा गांधी ही रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका से आए थे। कौन से वर्ष में? 1915 में। तो ये तो इसकी हो गई
रेलेवेंस कि क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को। और हर साल आपका थीम पूछा जाता है, तो 2023 का और इस बार का थीम सेम है, डायस्पोरा, ये याद रखना आप, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था। विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन जुलाई दिस ईयर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा, ये सवाल उठाने का मकसद ही ये था क्योंकि इस बार अध्यक्षता इंडिया करने वाला है। देखिए, जो यूनेस्को है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट देता है, आपको पता है। तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट देता है वो किस मीटिंग में डिसाइड होता है? वो मीटिंग जो है, वो जो बॉडी है, वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के अंदर इस कमेटी का आयोजन किया जा रहा है। कहां पे? इंडिया में, नई दिल्ली में, जुलाई के महीने में ये होगा। क्लियर है? अभी इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो भाई 42 हो गई हैं। पिछले करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था, जो 2 नई ऐड हुई है उनका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के 2 सवाल हो गए, एक तो नोमैडिक एलिफेंट और एक 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर कमिटी की, तो इसका भी एक टेन्योर होता है। जैसा मैंने आपको यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में बताया था, वैसे ही यूनेस्को की ये वाली जो कमिटी है, इसका टेन्योर भी 4 वर्ष होता है, 4 ईयर्स का। और इसके अंदर कुल 21 मेंबर्स होते हैं, उसमें 24 मेंबर्स थे। और यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स पूछ लेता है आपसे उसके करंट हेड पूछ लिए जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया जाता है 1945, ठीक है। हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। और अभी इसके करंट हेड कौन है? मिस्टर ऑड्रे अजोले। क्लियर? तो ये हो गया स्टैटिक का पोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोफेसर B.R. कंबोज हु वाज रिसेंटली अनाउंस्ड विनर ऑफ 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? प्रोफेसर B.R. कंबोज, जिन्हें हाल ही में 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था, जुड़े हुए हैं किस क्षेत्र के साथ? देखिए, MS स्वामीनाथन हमारे देश का बहुत बड़ा नाम थे। ये थे हमारे देश के बेहतरीन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। क्या थे? एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। और एग्जाम में ढेरों बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो वो थे MS स्वामीनाथन, जो HYV सीड्स लेकर के आए थे। और पूरा हमारा जो एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था वो हमें MS स्वामीनाथन की वजह से देखने को मिला। तो इस बार 14th टाइम इनके नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूट किया हो। सिंपल। तो इस बार ये अवार्ड दिया गया है मिस्टर B.R. कंबोज को। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, B.R. कंबोज इनमें से कौन सी फील्ड से नाता रखते हैं? देखिए, B.R. कंबोज अभी वाइस चांसलर हैं वहां पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वहां के। और B.R. कंबोज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी एग्रोनॉमी से प्रोफेसर हैं मिस्टर B.R. कंबोज। क्लियर है? तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये अवार्ड किन्होंने दिया? तो ये अवार्ड दिया, ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये हैं आपके जो B.R. कंबोज हैं। और ये हैं कर्नाटका के गवर्नर। कर्नाटक के गवर्नर का क्या नाम है? थवार चंद गहलोत। इन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है, थवार चंद गहलोत। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी इस मुद्दे से जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the chief guest of Vibrant Gujarat Global Summit? Vibrant Gujarat Global Summit के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, इस बार इसका ये 10th एडिशन हुआ है, 10 से 12 जनवरी के बीच में।
3 दिन का ये समिट था, ग्लोबल समिट होता है गुजरात के अंदर। इसका मेन एम रहता है कि इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचना। तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, 34 मेंबर कंट्रीज थी इसमें, इस बार कितनी 34 मेंबर कंट्रीज, और 130 कंट्रीज से कुल डेलीगेट्स आए थे। ठीक है, तो इसके जो इनॉग्रेट किया वो नरेंद्र मोदी ने किया, और गुजरात के अंदर ये समिट होता है जिसका नाम है वाइब्रेंट गुजरात। इसका थीम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका थीम है गेटवे टू फ्यूचर। इसका थीम जरूर पूछ सकता है, गेटवे टू द फ्यूचर। थीम्स आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में और आपके यहां पे क्लियर हो रहे हैं। गेटवे टू द फ्यूचर, और ये कौन है जिनके बारे में मैंने अभी आपसे पीछे भी जिक्र किया था, वाइब्रेंट गुजरात के समिट में चीफ गेस्ट रहे हैं, तो ये है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, यूएई के जो प्रेसिडेंट मैंने आपको बताए थे अभी पीछे जब हम डेजर्ट एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। चलिए, Who has been named as the new Prime Minister of France? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? आ गया ये सवाल। दुनिया के अब तक के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे फ्रांस गवर्नमेंट के अंदर, एजुकेशन पोर्टफोलियो संभालते थे। ये सवाल भी एग्जाम में बन सकता है। मात्र 34 वर्ष इनकी आयु है और इनका नाम है गैब्रियल अटल। क्यों? क्योंकि वहां की जो पीएम थी उन्होंने तो रिजिग्नेशन दे दिया, तो अब इन्हें बना दिया गया है नए प्राइम मिनिस्टर। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। चलिए, शेख हसीना who recently secured a record 4th consecutive term as Prime Minister of Bangladesh belongs to which political party? शेख हसीना जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4थी बार रिकॉर्ड हासिल किया, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो यह है शेख हसीना। रिकॉर्ड इन्होंने क्या बनाया कि भैया 4थी बार लगातार ये जीती हैं, और बांग्लादेश में ज्यादातर यही इस गद्दी पे आप काफी समय से देख रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर रही हैं, और मेजॉरिटी से जीती है इनकी जो पार्टी है। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। क्या नाम है? अवामी लीग। और वहां की जो पार्लियामेंट है उसको बोला क्या जाता है? ये सवाल एग्जाम में आता है, जातीय संसद। जातीय संसद, इसके अंदर कुल 300 सीट्स हैं, जिसमें से कि 200 तो इन्हीं की पार्टी ने जीत ली है। क्लियर है? तो अवामी लीग की लीडर प्राइम मिनिस्टर बनी है शेख हसीना। क्लियर है? अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश की कैपिटल सबको पता है ढाका है। वहां के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया जातीय संसद। वहां के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या नाम है? यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, मोहम्मद, शॉर्ट में लिख रहा हूं, शहाबुद्दीन। क्लियर है? तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपको इनकी प्राइम मिनिस्टर पता है। चलिए, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 2006 से। 30 कंट्रीज बैठी थी साथ में जिन्होंने कि डिसाइड किया था इस दिन को हम वर्ल्ड हिंदी डे बनाएंगे। मनमोहन सिंह ने ये दिन अनाउंस किया था। और ये दिन हम किस दिन को याद करते हैं तो बनाते हैं? तो 1975 के अंदर पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, हिंदी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देते हुए। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जितनी जनसंख्या हिंदी बोलने वालों की है तो अपने आप में ग्लोबल लैंग्वेज का एक ट्रेंड ले रही है हिंदी। ठीक है, तो हमें इस चीज पर गर्व होना चाहिए। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, और ये 1975 में ये भी पूछ लेता है कहां पे ऑर्गेनाइज हुई थी, तो महाराष्ट्र के नागपुर में। क्लियर है? तो बस इसी दिन को हम मनाते हैं 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। कंफ्यूज करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स वर्ल्ड हिंदी डे में और नेशनल हिंदी डे में। तो यहां मैं साफ लिख देता हूं आपके लिए कि भाई नेशनल हिंदी डे ये कब मनाया जाता है? नेशनल हिंदी डे होता है 14 सितंबर को। तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। और यहां पे क्या लिखा है इस बार का थीम क्या है? हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार का रहा थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर विल द इंडियन नेवीज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 24 बी ऑर्गेनाइज्ड? भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहां आयोजित किया जाएगा? ये बाइनियल एक्सरसाइज है, हर 2 साल में एक बार होती है। 1995 से शुरुआत हो गई थी। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू ये आई थी कि जो साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको किसी तरह इसके अंदर इंक्लूड किया जाए, और इंडिया अपनी नेवल एक तरह की एक्सरसाइज है। शुरुआत में इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज इंडिया के साथ
पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस बार का 2024 में जो रहा वो कहाँ हुआ है, तो विशाखापट्टनम में हुई है ये एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज है ये, इसलिए एग्जाम रिलेवेंट है। और इस बार का अगर मैं आपको थीम बताऊं तो वो है कमराड्री। देखिए यहां लिखा हुआ है यहां आपको शायद क्लियर नहीं लिख रहा होगा, तो मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो आप बता पाएंगे। कैमराड्री, उसके बाद में है कोहिजन, कमराड्री, कोहिजन एंड कोलैबोरेशन। तीनों सी से आप याद रखेंगे, कोलैबोरेशन। क्लियर है? तो ये हो गया 2024 की मिलन एक्सरसाइज का थीम। कहां हो रहा है? विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, As per United Nations World Economic Situation and Prospects Report for 2024, what is the projected GDP growth rate for India in 2024? 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? सिंपल पूछ रहा है। ये एक रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशंस की, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इसके अनुसार इंडिया की इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रहने वाला है? तो ये होगा भैया 6.2%। और ये जो है कंपेयर करें अगर हम और ग्लोबल ट्रेंड से, तो इंडिया एक अच्छे स्थान पे माना जा रहा है जीडीपी ग्रोथ के अंदर। हालांकि 2023 में ये ग्रोथ 6.3% प्रोजेक्ट करी गई थी, इस बार 6.2% है, तो एक से गिरी है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ये 6.6% हो जाएगी। क्लियर है? तो काफी अच्छी डोमेस्टिक डिमांड है हमारे यहाँ, अच्छी प्रोडक्शन है, तो उससे रिलेटेड ये है जीडीपी की आपके सामने 6.2%। ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लांजिया सौरा पेंटिंग्स विच रिसेंटली गॉट जीआई टैग। फिर से आ गया जीआई टैग। बिलोंग टू विच स्टेट? लांजिया सौरा पेंटिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो इन पेंटिंग्स की बात हो रही है। दीवार पे ये पेंटिंग्स करी जाती है, वहां की एक ट्राइब है जो इस पेंटिंग को करती है। काफी फेमस पेंटिंग है और ये पेंटिंग है ओडिशा की। ओडिशा की इस बार 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। उसमें से मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो एक तो हो गई है लांजिया सौरा पेंटिंग्स, डायरेक्ट पूछ लेगा कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। दूसरा वहां पे एक बड़ी अलग सी चीज है जो बड़ी फेमस है और कहते हैं काफी प्रोटीन होता है उसके अंदर, तो वो है उनकी रेड आंट चटनी, यानी कि लाल चींटियों से बनी हुई इनकी एक चटनी होती है। आपने अगर न्यूटन मूवी देखी है तो उसमें दिखाया था रेड आंट चटनी के बारे में, जिसे सिमलीपलकाई चटनी बोला जाता है ना। तो वो चटनी को भी जीआई टैग मिला है। साथ ही वहां पे ब्लैक राइस, काले चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा की राजधानी है, क्या राजधानी है? भुवनेश्वर। यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, वैसे तो राजधानी पता ही है आपको, तो भुवनेश्वर याद रखेंगे। और रघुबर दास वहां के गवर्नर हैं, रघुबर दास गवर्नर हैं। और सीएम कौन है? तो सीएम है नवीन पटनायक, सीएम है नवीन पटनायक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी? बहुत जबरदस्त ये ब्रिज बनाया गया है समुद्र पर। भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने करा? भाई साहब करीबन 17,800 करोड़ रुपए का इसका बजट। ठीक है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा सी ब्रिज है ये, यानी समुद्र से होता हुआ ब्रिज है ये। मुंबई के अंदर इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवा शेवा अटल सेतु, यानी कि अटल सेतु। और इसकी इनॉग्रेशन करी प्रधानमंत्री मोदी ने। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 के अंदर जब इसे बनाना शुरू करा था। बहुत ही बेहतरीन और बड़ा प्रोजेक्ट था ये, अब बन के तैयार है। नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है और ये क्या करेगा, मुंबई के अंदर कनेक्टिविटी बेहतरीन कर देगा। यानी वो लोग जो मुंबई से गोवा, पूना, साउथ इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं वो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी आपस में अच्छी होगी। ठीक है, और ये है आपके सामने ब्रिज। इसकी कुल लेंथ है, लेंथ पूछ सकता है, 21.8 किलोमीटर। 6 लेन रोड है इसके ऊपर, 6 लेन। तो बहुत बेहतरीन और बड़ा प्रोजेक्ट है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के गवर्नर है रमेश व्यास। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ के सीएम की तो आपको पता ही है एकनाथ शिंदे, और कैपिटल तो मुंबई है ही है, एकनाथ शिंदे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू सिटीज हैव रिसीव्ड द क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड इन द क्लीन सर्वे 2023। हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण, यहाँ एक ऑप्शन मिट गया, कोई बात नहीं, आपको आंसर मैं बता देता हूं अभी, एक सेकेंड। हाँ जी, तो हर साल एक स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, हर साल की तरह एक सिटी है जो टॉप पे रहती है, वो इस बार भी टॉप पे रही है और 2016 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे होता है, उस हिसाब से देखा जाता है कौन सी सिटी सबसे साफ है, कौन सी सबसे गंदी है। तो सबसे ऊपर हर बार की तरह इस बार भी रही नंबर 1 पे इंदौर। अभी इस क्वेश्चन को भी मैं बताता हूं आपको। तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर, सबसे क्लीनेस्ट। उसके बाद सेकंड पोजीशन मिली है सूरत को, गुजरात में सूरत को। अगर ये तो बात हो गई सिटी की, अगर मैं बात करूं ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे क्लीन है, ठीक है, तो स्टेट में आ जाएगी आपकी महाराष्ट्र। ये इस रिपोर्ट के हिसाब से ये सामने आया है, महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा, इस जो रिपोर्ट आई है इसमें सबसे नीचे कौन से सिटी रही है, तो सबसे नीचे इस बार रही है, एक तो रही आपकी आसनसोल, आसनसोल, एक आपकी कोलकाता भी नीचे आ गई है, कोलकाता, और एक हावड़ा, तीनों की तीनों वेस्ट बंगाल में, हावड़ा। क्लियर? तो ये 3 सिटी सबसे नीचे रही। इस क्वेश्चन का क्या जवाब है, वो पूछ रहा है कि जो गंगा किनारे जितनी सिटीज हैं उनमें से सबसे साफ सिटी कौन सी है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो वो है वाराणसी और प्रयागराज। वाराणसी और प्रयागराज दोनों को नंबर 1 अवार्ड मिला है क्लीनेस्ट गंगा सिटी का। कंफ्यूज मत करना, क्लीनेस्ट सिटी इंदौर है, क्लीनेस्ट स्टेट महाराष्ट्र है इस रिपोर्ट के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है, पीएम मोदी ने किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो अभी ये पूछ रहा है कौन से शहर में किया है, तो शहर अगर मैं आपको बताऊं इसका आंसर है आपका नासिक। क्या आंसर है? नासिक। ये क्या होता है नेशनल यूथ फेस्टिवल, इस दिन नेशनल यूथ डे वाले दिन इसको करा गया, और नेशनल यूथ डे कब होता है वो पूछा जा सकता है, तो वो होता है 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है नेशनल यूथ डे? इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड भी लेक्चर है किसी आपको चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज बताए हैं। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में नेशनल यूथ फेस्टिवल पीएम मोदी ने इस बार नासिक में इनॉग्रेट किया। और इस बार का जो थीम था वो था माई भारत विकसित भारत @2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। तो इस तरह का इस बार का थीम रहा है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडियन आर्मी डे कब बनाया जाता है? तो जनवरी का चल रहा है, तो आपका आंसर होगा 15 जनवरी। 15 जनवरी को हर बार आर्मी डे मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में इंडियन कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा को इंडियन आर्मी की कमान सौंपी गई थी। उस दिन से इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है। क्लियर है? और पूछ ले कि इस बार इंडियन आर्मी डे कहाँ पे मनाया गया है, तो हर बार इसका वेन्यू चेंज होता है। इस बार लखनऊ में हुआ है। कहाँ हुआ है? लखनऊ में। और इस बार का थीम अगर पूछ ले तो वो है इन सर्विस ऑफ द नेशन। क्लियर है? ये बातें आपको ध्यान रखनी है इंडियन आर्मी डे से। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो वो है जनरल मनोज पांडे। कौन है? जनरल मनोज पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये कौन है? ये है प्रभा आत्रे। ठीक है, इनकी अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया और इनकी उम्र थी 91 ईयर्स। और ये बेहतरीन क्लासिकल सिंगर थी, वोकलिस्ट थी। कौन से घराने से बिलोंग करती थी वो सवाल है। तो इनका घराना का नाम था किराना घराना। ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है और काफ़ी सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। संगीत नाटक अकेडमी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तीनों पद्म अवार्ड इनको मिले हुए हैं। प्रभा आत्रे बहुत ही रिनाउंड सिंगर रही हैं ये। मैरीटाइम एक्सरसाइज अयोध्या इज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है?
तो अयोध्या नाम ही अगर आप देखें ध्यान से तो एक तो सिटी है थाईलैंड की, अयोध्या ही नाम है उसका, और एक हमारी अयोध्या, इन दोनों के मिक्सचर से ये एक्सरसाइज बनी। तो आपको जवाब मिल गया, थाईलैंड और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज है अयोध्या। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा, एज इट इज लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट वाइंड अप करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी के आपके इसमें कवर्ड है। विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन? यूक्रेन और वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं लड़ाई छिड़ी हुई है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया इजराइल और गाजा की, वहीं रशिया और यूक्रेन की भी आपस में काफी समय से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जो है, ठीक है, तो इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी स्विट्जरलैंड को, और स्विट्जरलैंड इसको होस्ट कर रहा है। मेन मकसद ये है कि ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को दिखाया जाएगा कि रशिया कितना जुल्म कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी, स्विट्जरलैंड इसको होस्ट करेगा। ये था ग्लोबल पीस समिट। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर संचालित की जाएगी? तो सब कुछ आप देख रहे हैं, अयोध्या कॉन्सेंट्रेटेड आजकल चल रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान सेरेमनी इसकी हुई, 22 जनवरी को, और उसी दिन से ये सोलर बोट अयोध्या की सरयू नदी के अंदर आ चुकी है। ये है आपकी अयोध्या की सरयू रिवर। क्लियर है? तो वहां पे नई सोलर पावर्ड बोट को इंट्रोड्यूस किया गया है, भारत की पहली सोलर पावर्ड बोट। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? टॉप 10 में 10th नंबर पे आता है यूएस डॉलर। तो गलती से भी यूएस डॉलर मत लगाया ना, सबसे ऊपर सबसे पावरफुल होता है कुवैती दिनार। ठीक है, कुवैती दिनार नंबर 1 पे रहेगा ज्यादातर, और बहरीनी दिनार सेकंड नंबर पे होता है। इसकी अगर मैं वैल्यू बताऊं कुवैती दिनार की, तो तकरीबन 3.5 यूएस डॉलर पड़ती है। अब आप हिसाब लगा लो, 250 या 280 रुपये पड़ गया। ठीक है, तो इतना महंगा है कुवैती दिनार, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है पूरी दुनिया की, एज पर द रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम टेम्पल? अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो कई बार आपने न्यूज में भी देखा होगा, इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, और इनके बेटे भी थे साथ में। चंद्रकांत सोमपुरा चीफ आर्किटेक्ट रहे राम मंदिर के अयोध्या में। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान हुआ वहां पे। क्लियर है? हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल एक तरह की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो हमारी पैरामिलिट्री होती है, 7 में से एक सशस्त्र सीमा बल है। भूटान और नेपाल के बॉर्डर्स को ये गार्ड करती है। नए इनके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। क्या नाम है? दलजीत सिंह चौधरी। चलिए, विच प्लेयर वॉन द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो नंबर 1 पे T20 के अंदर ये नाम आपके सामने हमेशा रहेगा, सुकुमार यादव। इनका बेहतरीन रिकॉर्ड रहा और आईसीसी ने इनको ये अवार्ड दिया इस बार, बेस्ट T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर will be awarded भारत रत्न posthumously. He was the former chief minister of which state? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये भी काफी न्यूज में रहा, और अभी सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है किसको भारत रत्न और दिया जाएगा इस बार। हर साल मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न आप दे सकते हैं किसी भी साल, इतना फ्रीक्वेंटली अनाउंस नहीं किया जाता है। भारत रत्न नंबर 1 सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। पहले 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर जो थे, एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक थे सीवी रमन जो फिजिसिस्ट, जिनको कि पहला नोबेल प्राइज मिला था इंडिया की तरफ से फिजिक्स में, और एक थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये तो हो गए 1954 वाले। अब बात हो रही है इस साल
किसे दिया जा रहा है? तो ये है कर्पूरी ठाकुर, और ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2 छोटे टर्म्स के लिए, पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। 70 के दशक में पहले 71 से 72 के बीच में सर्व करा, फिर 77 से 79 के बीच में इन्होंने सर्व किया कर्पूरी ठाकुर ने। ठीक है, तो इन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? कई बार मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूं। इस वर्ष में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इस बार का गणतंत्र दिवस वैसे ही इंपॉर्टेंट था, 75th रिपब्लिक डे ये रहा है। क्लियर है? और इस बार का थीम, अगर आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, भारत लोकतंत्र की मातृका यानी लोकतंत्र की जननी, ये इस बार का थीम रहा। और इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो थे इमैनुअल मैक्रोन, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। क्लियर है? चलिए, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन स्थापना हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साल 1950 के अंदर। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है देश में फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन करवाना, प्रॉपर तरीके से। यानी कि कौन कौन से इलेक्शन देखती है जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होती है? एक तो जो स्टेट में इलेक्शंस होंगे, जो सेंटर पे इलेक्शंस होंगे लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिसेस के इलेक्शन होंगे, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबसे ऊपर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी है राजीव कुमार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो पहले थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। बस इसी दिन को याद करने के लिए नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। इस बार का थीम वही रहा है जो 2023 का रहा, यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यहां लिख देता हूं मैं, nothing like voting, I vote for sure। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये था इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि जनवरी से बनने के आपके एग्जाम में बहुत हैवी चांसेस है। एक सेकेंड और रुक जाइए। अगर आपको हर महीने के करंट अफेयर्स देखने हैं, ऐसे अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सारे जो अब तक के करंट अफेयर्स आ चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट भी नीचे आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, इस चैनल पे रेगुलरली शॉर्ट्स अपलोड होते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, जीके को बेटर करना है, एग्जाम ओरिएंटेड बनाना है, और क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हो अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आई होप ये लेक्चर आप सबने एंजॉय किया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।